अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, एक तबाही की सूरत हाल है बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में और जनूबी पंजाब में, जहां मानसून बारिशें और सैलाब की तबाहकारियाँ दोनों ही आफत बनकर आई हैं और जो मुकामी अफराद हैं उनके माल मवेशी हों या उनके घर बार हों, एक ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका है जिसका अजाला करने के लिए, जिसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, फ़िक्स करने के लिए ये कहा जा रहा है कि सालों भी लग सकते हैं। अगर डेथ टोल की बात कर लें तो तकरीबन 900 अफराद अब तक अपनी जान जो है वो गंवा बैठे हैं। इसके साथ साथ रोज़ाना जो है वो डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो 75 के करीब अफराद इसमें मज़ीद जाँ बहक हुए हैं। और ये जो आवाम हैं बेयारो मददगार और किसी छत के बग़ैर इस वक्त इंतज़ार ये कर रहे हैं कि उनके जो घर बार लुट गए उनसे और जो तबाही हुई सारी उनकी, उसको हुकूमत जो है वो पूरा कर दे और उनको असिस्ट किया जाए इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर। तो एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है कि मुल्क में जो सारी सियासी गहमा गहमी थी उसने सारी तवज्जो इस कैटास्ट्रफी से हटाकर इस्लामाबाद की जानिब कर दी, जहाँ पर एक गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन असल जो जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए था वो ये सैलाब की तबाहकारी थी और वो ये बेयार व मददगार लोग थे जो कि अपने घर बार से भी अब रिड हो चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सूबाई वज़ीर जंगलात सिंध तैमूर तालपुर, इसके अलावा फ़रा अज़ीम साहिबा तर्जुमान है बलूचिस्तान हुकूमत की, वो हमें ज्वाइन करेंगी। तैमूर साहब, आपकी जानिब आएंगे। सिंध की अगर बात कर ली जाए तो ख़ासी तबाही वहाँ पर देखने में आ रही है, अनप्रेसिडेंटेड रेंज वहाँ पर हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सिंध हुकूमत रिलीफ़ के लिए अब तक क्या कर चुकी है, और डेथ टोल हो या दीगर फिगर्स हों उस हवाले से आप क्या कन्फर्म कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल रात तक जो फिगर है डेथ्स का वो 310 डेथ्स कंफर्म हो चुकी हैं। 1000 से जाहिद लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स में पेश आए हैं, उनके साथ चोटें लगी हैं उनको। मैं समझता हूँ कोई 90% जो हमारा क्रॉप है, यानी कि 17 लाख एकड़ सिंध का जो क्रॉप है वो तबाह बर्बाद खत्म हो चुका है। लोग जो हैं डिस्प्लेस्ड हैं। हमारे कल तक के रिकॉर्ड के मुताबिक तकरीबन 2.25 लाख घर डैमेज हो चुके हैं और 1 लाख घर बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। जितने भी कच्चे घर थे 95% वो नहीं रहे। तो कच्चे घरों की तो लाखों में जो है तादाद जाती है, मैं वो शायद काउंट करके भी नहीं बता सकता आपको। अभी इस रिलीफ के हिसाब से सिंध हुकूमत ने 1045 अभी तक कैंप्स आज सुबह तक जो है कायम किए हैं, रिलीफ कैंप्स, जिनमें 2.25 लाख नहीं बल्कि फिगर बढ़ गया है, तकरीबन 2 लाख के लगभग लोग अब उन कैंप्स के अंदर हैं। सिंध हुकूमत इन अलग अलग कैंप्स में खाना प्रोवाइड कर रही है 2 वक्त का, उसके साथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे रहे हैं। और तकरीबन 95% जो कैंप्स है उनके पास प्रॉपर टीम्स हैं जो मेडिकली उनकी सारी चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, डॉक्टर्स। और 5% ऐसे हैं जहाँ पर विजिट्स हो रही हैं और फिर वापस दूसरी तरफ डॉक्टर्स जा रहे हैं इलाज मुआवजा करके। हमारे अगर रोड्स की आपको हालत बताएं तो 540 ऐसे हमारे रोड्स हैं, तकरीबन 2000 किलोमीटर ज़्यादा जो कि डैमेज हो गए हैं। 54 ऐसी ब्रिजेस हैं हमारी जो कि डैमेज हो गई हैं। फिलहाल जो है असेसमेंट चल रही है, पर मैं समझता हूँ जो हमारी असेसमेंट है वो कोई 100% एक्यूरेट नहीं होगी। जो मैं बता रहा हूँ उससे शायद ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। हम कोशिश बिल्कुल। कर रहे हैं कि कहीं भी कोई लोग हों उनको हम लेके अपने कैंप्स में आए। लोगों की प्रायोरिटी ये है कि उनको टेंट्स दिए जाएं, पर हमने अभी तक 85,000 टेंट्स दिए हैं, जबकि 10 लाख टेंट्स की हमें अशद जरूरत है। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से ले कैसे ले, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन कैंप्स की वजह से, हमारे टेंट्स की वजह से हमारी यही प्रायोरिटी है कि लोगों को हम अपने सरकारी जो अमारात है जिनके अंदर हमने कैंप्स का बनाए हुए हैं वहाँ पे जो हम हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको लाने की, कहीं बोट्स के थ्रू, कहीं जीपों के थ्रू, कहीं ट्रकों के थ्रू, जिस तरह भी हो सक रहा है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं 2010 और 2011 में भी रेन इमरजेंसी ड्यूटी में था, पर अच्छा। ये जो तबाहकारी जो अब हुई है, ये जो कलामिटी इस बार हमें लगी है, दिस इज अनबिलीवेबल। उससे भी बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है और ये वो वक्त है जब मेरे ख्याल से हम सबको एक साथ इकट्ठे खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। सिंध हुकूमत के वज़रा ने जो है अपनी तनख्वाहों से एक एक महीने की जो तनख्वाह है वो वक्फ कर दी है सिंध हुकूमत अच्छा। के इस फंड को। और उसके साथ साथ जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी ग्रेड 15 तक, ग्रेड 16 तक, उन सबके 2 दिन की तनख्वाह, और जो ग्रेड 17 से लेके ग्रेड 22 के ऑफिसर्स हैं उन सबकी 5 दिन की तनख्वाह भी हमने इस फंड में डाली है।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक ऐसा टाइम है, सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ ये ऐसा टाइम है जब इमरान न्याजी को बजाय अपने हैशटैग चलाने के हरीपुर कप्तान का, उसे हैशटैग चलाने चाहिए कि लोग आके मदद करें। ये जलसे जुलूस करने का उसका टाइम नहीं है। अगर किसी में थोड़ी भी इस टाइम में मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटी होगी तो वो सियासत को छोड़कर और लोगों की फलाह बहबूद और उनकी बेहतरी के लिए कुछ सोचे। मैं ये भी एडवाइस करूंगा, आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरह कहा है कि जो भी अमाउंट, जो भी वो चाहेंगे, जो जरूरत पड़ेगी सिंध हुकूमत को, वो अपनी जाती जेब से भी देने को तैयार है। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की है सीएम को, मेरा जो 1 महीने के बजाय 6 महीने की तनख्वाह है वो काटी जाए, और मैं समझता हूँ बाकी वज़रा भी इस पे हमारे साथ इत्तेफाक बिल्कुल करेंगे। और तैमूर साहब, खसूसन मैं इस सब के समझूंगा, बिल्कुल इस सब के बावजूद भी अगर तनकीद जो है वो अब भी आप पर हो रही है, अली जैदी साहब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो कहते हैं कि क्या आपको पहले मालूम नहीं था कि इस तरह की फ्लड की जो इमरजेंसी है ये कॉल करनी है या इंटीमेशन देनी है आवाम को? वो ये कह रहे हैं कि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस कैटास्ट्रोफी को डील करने के लिए। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? मेरे ख्याल से अजीज जैदी साहब को थोड़ी शर्म, थोड़ी हया आनी चाहिए। इस टाइम पर सियासत करने के बजाय जरा निकले, जलसे जुलूस करने के बजाय पीटीआई आके और कई लोगों में नजर आए, किसी डिस्ट्रिक्ट सिंध में आपको नजर आए कि कोई उनका इलेक्शन का कैंडिडेट या कोई उनका एमपीए, कोई एमएनए कहीं नजर आ रहा है, कोई रिलीफ का काम कर रहा है, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं। मेरी अली जैदी को एक गुजारिश है, बल्कि अली जैदी तो इज नोबडी, मेरी इमरान न्याजी को एक गुजारिश है। आपके जो अरबों रुपए, लाखों अरबों डॉलर्स जो आपने फंडिंग के थ्रू हासिल किए, 2 नंबर फंडिंग के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, उनमें से भी पैसा निकालें और हिम्मत करें। और जो तोशा खाना से जो आपने गिफ्ट लिए थे, जो घड़ियां बेच रहे हैं चोरी की, उनमें से एक घड़ी भी मेरे ख्याल से अगर वो बेच के और सिंध हुकूमत के फंड में पैसे दे दे या डायरेक्टली अपने लोगों के थ्रू आके उनकी मदद करें तो बड़ा फर्क पड़ेगा। खान साहब के गुनाह भी माफ होंगे और मैं समझता हूँ कुछ सवाब भी वो कमा लेंगे फॉर चेंज। और हम भी बिल्कुल उसी तरह, जैसे मैंने कहा कि जरदारी साहब ने भी दिल खोल के कहा है कि जितना ब्लैंक चेक मेरे से चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। दिस इज द टाइम, आवर बिजनेसमैन शुड बी टुगेदर, आवर ब्यूरोक्रेट शुड बी टुगेदर, एवरीबॉडी मस्ट डू समथिंग। क्योंकि आगे जाके तो मैं समझता हूँ कि बेहतरी आई जाएगी, बाहर से डोनर्स आ जाएंगे, हमारी एडी टाइप, सैलानी टाइप फाउंडेशन वो भी एक्टिव हो जाएंगी। बट द पॉइंट इज पीपल आर इन नीड एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, तो द तैमूर अर्लियर द साहब, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा क्या करें? डेवलपमेंट मॉडल जो है हमारा इतना फॉल्टी है कि अक्सर हम देखते हैं वाटर चैनल्स के ऊपर सारी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। बेशक ये रेंज, बेशक ये तबाहकारी जो है ये इसको कंट्रोल करना आसान नहीं है क्योंकि एक नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन डेवलपमेंट मॉडल को कौन चेंज करेगा? ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं या फिर वाटर चैनल्स के ऊपर सारी सूरत हाल बन रही है कि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जा रही है, इससे डेथ टोल बढ़ता है, मज़ीद तबाही होती है। तो इसको रिफॉर्म कौन करेगा, कैसे करेंगे? बिल्कुल आपने बजा फरमाया। मैं आपको बताता चलूं कि 2010-2011 में कम से कम जो सिंध के अंदरूनी सिंध में जो ऐसी प्रॉब्लम्स थी, जहां पर कंस्ट्रक्शंस थी, लोगों ने फसल लगाए हुए थे, कहीं बिल्डिंग्स बनाई हुई थी, तो मेजॉरिटी जो हिंड्रेंस पैदा कर रही थी उनको तो हमने हटा दिया था। पर ये एक इस किस्म का फ्लो है, एक इस किस्म की बरसात आई है कि जो जगह डिप्रेशन में नहीं है, जो जगह वाटर फ्लोज के बीच में नहीं रुकावट बन रही, वहां पर भी पानी आ गया। तो ये बहुत ज्यादा बर्दाश्त है जो कि बारिश हुई है, जो कि अभी हमें सोचना पड़ेगा, इंजीनियर्स को बैठ के कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ एरियाज में तो हमें जरूरत है हम सिम नाले निकालें, उनके थ्रू पानी बेहतर होगा। पर बहुत से एरियाज हैं जहां पर सिम नालों के साथ भी पानी नहीं निकल रहा। बहुत से एरियाज सांगड़ में है, मीरपुर खास में, जहां हमारा वाटरवेज हैं जो बाकायदा बरसात के पानी को निकाल करते हैं फ्लड्स के टाइम पर, तो वो भी ओवर हो गए हैं, भर गए हैं। तो बड़ा एक बैठ के मेरे ख्याल से हमारे इंजीनियर्स को कुछ सोचना पड़ेगा, कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस मसले को हल करने का। ठीक है, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। फ़राह अज़ीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद, मान है बलोचिस्तान हुकूमत की। फ़राह साहिबा, आपसे जानना चाहेंगे, बलोचिस्तान के अंदर जो अब तक तबाही हुई है उस पर बताया जा रहा है 250 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और होमलेसनेस भी बहुत ज़्यादा है। हुकूमत क्या कर रही है इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए, और फिगर्स क्या हैं अगर आपसे उस हवाले से पूछें हम? जी बिल्कुल, देखिए डे टू डे जो है वो मामला जो है डिफरेंट हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से शदीद बारिशें अभी तक भी जारी हैं और अगले कुछ दिनों तक ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि ये जारी रहेंगी। कोयटा में और उससे जो मुंसलिक इलाके थे वहाँ भी शदीद बारिशें हुई हैं खुशदार तक, और इसके साथ साथ योग से आगे भी लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी इंतजामिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था रेस्क्यू एंड रिलीफ के ऑपरेशन में। इसी तरीके से कोहलू है, सिब्बी के कुछ इलाके हैं, कच्ची है, और किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, लसबेला के कुछ इलाके जो हैं वो शदीद क्रिटिकल सूरत हाल से दो चार हैं, और ज़मीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से इंतजामिया को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि
इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है, लोडेड ट्रक्स यानी नॉन फूड एंड फूड आइटम्स भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी जमीनी रास्ता मुनक़ता होने की वजह से एक्सेस जो है वो मुश्किल हो रही है। और इसके साथ साथ जो हेलीकॉप्टर्स आपको पता ही है कि ऑपरेशन में शामिल हैं, लेकिन वेदर फोरकास्ट की वजह से और शदीद बारिशों की वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना है। देखिए, अब आप जिस तरीके से ये बारिशें हुई हैं और पिछला 30 साल रिकॉर्ड भी तोड़ा है इन बारिशों ने, कुछ ऐसी भी वजूहात सामने आई हैं कि जिन पे अगर पहले काम कर लिया जाता तो इतनी कैजुअलिटीज और इतने नुकसानात जो हैं वो ना होते। इस पे भी साथ साथ देखिए पैरेलल हमने चलना है, हमने साथ रेस्क्यू एंड रिलीफ को भी साथ लेके चलना है, रिहेबिलिटेशन को भी आगे देखना है और साथ उन वजूहात को भी देख के उन पर भी काम करना है जिसकी वजह से इतनी तबाही आई है। फ्लैश फ्लड्स आपको पता है पूरी दुनिया का मसला है, कहीं भी आए, टेक्नोलॉजी जितनी भी हाई हो, लेकिन इसकी वजह से नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये कहूंगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतर तरीके से अगर पिछली हुकूमतों में काम कर लिया जाता तो ये इतनी तबाही ना आती। और फिर वैसे भी बलूचिस्तान का गुर्बत का एक बहुत बड़ा मसला है जिसपे प्रॉपर प्लानिंग जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मीर अब्दुल कद्दूस बिज़िंजो, इस पे तैयार की जा रही है। बहुत से हमारे ऐसे प्लान थे जो हमने अनाउंस कर देने थे, लेकिन इस सैलाब की वजह से हमने उन्हें डिले किया है। फराज साहब, आपने कहा कि बहुत से इकदाम ऐसे हैं अगर वो किए जाते तो ये प्रिवेंशन हो जाती, तो कौन से इकदाम हैं, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है? लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे पास ना घर रहे, ना जानवर रहे, ना कारोबार रहा हमारा, तो इसको कौन आकर मैनेज करेगा? जो डैमेज इतना हुआ है उनकी रिलीफ के लिए फिर आप क्या कर सकते हैं? बस अब हम पिछली बातों को छोड़ देते हैं। पिछली हुकूमतों ने क्या किया, अब छोड़ दें उसको। अब हमारी हुकूमत है और हमने अपनी क्रेडिबिलिटी शो करनी है और हमने ऐसी मिसाल कायम करके जानी है कि आने वाली हुकूमतों को भी पता चले कि जब नीयत हो तो काम किया जा सकता है, भले रिसोर्सेज की कमी क्यों ना हो। अब देखिए, जो डैमेजेस हुए हैं अगर इसका तखमीना अब कुछ ही दिनों में सामने आएगा तो अभी तक तो ये टेंटेटिव फिगर्स हम आपको दे रहे हैं, लेकिन निहायत शदीद किस्म के, और मैं आपको बताऊं हालात बहुत खराब हैं बलूचिस्तान में। लोगों के जिस तरीके से आपने कहा घर बह गए हैं, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ब्रिजेस आपके तबाह वहां पे हो गए हैं, जमीनी रास्ते मुनक़ता हैं, रोड को नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब हमने करना क्या है, असल बात यह है कि रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हमने डैमेजेस को ओवरकम कैसे करना है और अब इस फेज में रेस्क्यू एंड रिलीफ के प्रोसेस को भी साथ साथ रखना है। फराज साहिबा, तो सेंटर और विफाक जो है वो कोऑपरेट कर रहा है आपके साथ? आपने कहा कि रिसोर्सेज कम है हमारे पास। जी, रिसोर्सेज बिल्कुल कम है। देखिए, ओवरऑल पाकिस्तान के भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है, कर्जों पे तो हम चल रहे हैं, लेकिन अब हमें कुछ इस किस्म के प्लान करने हैं कि जिस तरीके से अभी परसों ही हमने एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था इस्लामाबाद नेशनल लाइब्रेरी में, जिसमें तमाम यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, तमाम प्रोमिनेंट एनजीओज, INGOs और वो कंट्रीज उसमें शामिल थी जो किसी भी डिजास्टर की सूरत में कहीं भी पहुंच जाती हैं, इमरजेंसी बेसिस पे मदद करती हैं। तो बहुत ही बेहतर एक लाएअमल तैयार किया जा रहा है। जैसे ही रेस्क्यू एंड रिलीफ का अमल खत्म होता है, हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएंगे, नए शहर आबाद किए जाएंगे, मॉडल विलेजेस की एक मिसाल हम कायम करके जाएंगे और इसी तरीके से और भी प्लान हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपके प्रोग्राम के थ्रू बात बता दूं लोगों को, क्लाइमेट चेंज पे कोई पॉलिसी बलूचिस्तान में बनी ही नहीं। अब ये बड़ी हैरत की बात है, हालांकि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया में है। तो अब ये चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी भी बनाई जाएगी, अगले साल भी बारिशें आनी है और क्लाइमेट चेंज का इशू तो अब चल पड़ा है, ये आगे भी सूरत हाल आ सकती है। तो कुछ ऐसी प्लानिंग हम जरूर कर जाएंगे कि हम ये नेचुरल डिजास्टर के नुकसानात को कम कर सकें। फराज साहिबा, कैंप साइट्स भी सेट कर रहे हैं आप या कमी है आपके पास कैंप्स की भी, जो लोगों को अल्टरनेटिवली आप प्रोवाइड करेंगे जब फिल वक्त उनके घर मौजूद नहीं रहे? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने जिस तरह आपसे कहा ना कि कुछ इलाके अभी तक भी ऐसे हैं कि जहां पर एक्सेस मुश्किल है। अब हमने बल्कि राब्ता भी किया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बल्कि खुद भी अच्छी हालत में हैं और वो दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। हम उन्हें ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे कल तक भी मेरा भी राब्ता हुआ था, हमारी इंतजामिया का भी राब्ता हुआ था कि जहां जहां आप समझते हैं कि इंतजामिया नहीं पहुंच पाई तो आप लोग निशानदेही करें ताकि इंतजामिया वहां तक पहुंचने की कोशिश करे। बिल्कुल। फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे, जो सारे मुल्क की तवज्जो ये सियासी गहमा गहमी पे कर दी गई और इस्लामाबाद की जानिब सारे देखना शुरू हो गए और पावर स्ट्रगल शुरू हो गई, आपको लगता है बड़ी अनफॉर्चुनेट है? असल में ध्यान जो है वो लीडरशिप का इस तरफ होना चाहिए था। देखिए, सबका कसूर है, मेरा भी कसूर है, आपका भी कसूर है। पॉलिटिशियंस को ले लें, मीडिया को ले लें,
आप जिस शोबे को भी ले लें, मैं समझती हूँ सबका कसूर है, क्योंकि हमने कभी पाकिस्तानी बन के सोचा ही नहीं है। हमने सबसे पहले पाकिस्तान को रखा ही नहीं है। हर किसी ने अपने अपने मफाद को, अपनी अपनी जात को सामने रखा है। अब आप ये बताएं कि सैलाब में, पिंडी में भी पिछले दिनों में कितनी तबाही आई, अरबों रुपए की जो जायदाद थी लोगों की तबाह हो गई, कितनी कैजुअलिटीज हुई, लेकिन तमाम मीडिया का, तमाम लोगों का फोकस कहाँ पर था? और आज भी वही हाल है। मैं तो अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं हर इंटरव्यू में तमाम ओहदेदारान, जितने भी लीडर्स हैं हमारे पॉलिटिशियन, मैं उन सबको ये कह रही हूँ कि खुदा का वास्ता सबसे पहले पाकिस्तान। इस वक्त आप अपने तमाम रंजिशें भुला के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचें और पाकिस्तान के गरीब अवाम के बारे में सोचें। बिल्कुल, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सोचना पड़ेगा कि ये तमाम तर जो तबाही हुई है इसको फिक्स किया जाए और इस पर ध्यान मरकूज़ किया जाए। डीजी महकमा मौसमियात साहबजादा खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, जो कैटास्ट्रफी अब चल रही है कि तकरीबन 900 से ज़्यादा लोग, अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बाग भी हो चुके हैं और इसके अलावा होमलेसनेस बढ़ना शुरू हो गई है, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं। पहले से कोई इंटीमेशन मौजूद थी, कोई अलर्ट मौजूद थे, या आपको लगता है कि उसके बावजूद जो हुकूमतें थीं वो एक्शन टाइम पर नहीं ले पाई? नहीं, तो खैर एक्शन हुकूमत ले रही है, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये फोरकास्ट हमारी जो है मॉनसून के सीजन की, ये तो हमने वो इशू की थी अपना मई के महीने में। अच्छा। तो लेकिन बारिशें इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा कि अब वो जो है कंट्रोल करना मुश्किल हुआ है। बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में जो है सूरत हाल वो बेहतर होने के चांसेस बन गए हैं कि जी अभी कल तक तो बारिशें लग रही हैं कि जी बारिशें हैं हमारे इस एरियाज में, खास तौर पे बलूचिस्तान और ये डीजी खान के जो हिल टोरेंट्स हैं। तो बाकी जो है उसके बाद थोड़ा सा वक्फा है। बारिशें कई जगह पे इम्कानात भी कम है और अगर हुई भी तो थोड़ी बारिशें हैं। सर क्लाइमेट चेंज का कितना बड़ा रोल है इसके अंदर? क्लाइमेट चेंज की क्लाइमेट चेंज की बात अगर करनी जाए, ये सितंबर का महीना भी, लेकिन आगे को थोड़ी सी बेहतरी लग रही है वैसे। अच्छा सर, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें उसका कितना रोल है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान को कहा जाता है कि सबसे अफेक्टेड कंट्रीज़ में से एक है ग्लोबल वार्मिंग से, तो जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर क्या करने की ज़रूरत है? देखिए जी, क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत ज़्यादा विजिबल फिनोमेना बना हुआ है। आपने इस साल बहार का मौसम नहीं देखा, यानी हीट वेव जो थी मार्च के महीने में ही पाकिस्तान के कुछ इलाकों में थी, जिस वजह से मार्च भी बड़ा गर्म गुजरा और अप्रैल में फिर काफी शदीद गर्मी रही। टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले गए। मई में 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर गया है और ये सारे रिकॉर्ड तकरीबन टूटते रहे कि जी इतनी ज्यादा वो जो है वो गर्मी भी रही। लेकिन अभी जो है ये बारिशें भी जो है ना, ये भी देखें कि क्लाइमेट चेंज की जो वाज़ेह निशानियां होती हैं कि जी बारिशें ज्यादा होंगी लेकिन वो कभी कभार होंगी, यानी हर साल नहीं है। इस साल इतनी ज्यादा बारिशें हो गई हैं, फिर फ्लैश फ्लडिंग है एक्सट्रीम लेवल की। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डीजी खान हिल टोरेंट्स में, बलूचिस्तान में काफी शदीद बारिशें हुई हैं जहाँ पे पहले कभी बारिश नहीं होती थी, और सिंध में भी इतनी ज्यादा बारिश नहीं थी जितनी बारिश हो चुकी है। तो ये सारी क्लाइमेट चेंज की वो जो है आप कह लें कि जी है। तो खान साहब हम इसकी प्राइस क्यों पे कर रहे हैं? अगर कार्बन एमिशंस की हम बात करें तो पाकिस्तान के तो बहुत मिनिमल हैं अगर उनको दीगर कंट्रीज से, इंडस्ट्रियल कंट्रीज से कंपेयर करें, उसके बावजूद कॉस्ट ज़्यादा हम क्यों पे कर रहे हैं? इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है ये तो हमें ये तब्दील करना चाहिए। खैर वो तो पहले भी, अगर इसमें आप जैसे सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का तो हिस्सा बहुत कम है, लेकिन हमारे आसपास जो है इंडिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल उसका सेटअप है, और चाइना है, तो इनके इफेक्ट्स भी तो हमारे ऊपर आ रहे हैं। वो असल में पूरी वर्ल्ड को हमारी फिक्र होनी चाहिए सबको कि जी इफेक्ट जो है वो जो कंट्रीज हो रहे हैं उनको क्या टेक्नोलॉजी दी जाए कि जी थोड़ा सा दुनिया महफूज रह सके। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा हमें। आपको लगता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म का मौजूद है कि हम ये जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, सर्दियों में स्मॉग का इशू होता है, फ्लैश फ्लडिंग जो है वो मानसून के सीज़न में आ जाती है और इस मरतबा भी रिकॉर्ड टूटे हैं इसको प्रिवेंट फिर कैसे किया जाए? आपको वही है ना कि आपको टेक्नोलॉजी ऐसी लाना पड़ेगी, जैसे ये गाड़ियां जो हैं आपकी फ्यूल पे चलती हैं,
इनसे कितनी एमिशन होती है कार्बन की या दूसरी गैसेस की जो हमारे माहौल को फर्दर खराब करती हैं। तो इन चीजों को जो है ना, जैसे सोलर हो गया, अपने ग्रीन रेवोल्यूशन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पे जो कन्वर्शन हो रही है गाड़ियों की, तो ये सारे माहौल को तब्दील करना होगा हमें। बिल्कुल सर, आपने कहा कि तकरीबन मई के महीने में या 2-3 महीने पहले से आपने ये जो है वो एडवाइज़री भेज दी थी कि इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। तो क्या इस स्केल का भी अंदाज़ा था, जिस तरह कहा जा रहा है कि 2010 के बाद से इतनी फ्लैश फ्लडिंग हुई है, या फिर एक रूटीन का प्रोसीजर है जिससे आपने इंटीमेट किया था हुकूमत को? नहीं, देखिए, इसमें जो आपकी अगर नॉर्मल बारिश भी हो ना, बाज़ का नॉर्मल जब प्रिडिक्शन होती है तो उसमें भी अगर किसी वक्त भी देखिए जी, बारिश ये नहीं होता कि जनाब एक वक्त में सारी होगी या एक वक्त में ना हुई। बारिश, नॉर्मल बारिश की भी फोरकास्ट हो तो उसमें भी सैलाब जनरेट हो जाता है, लेकिन ये तो हमारी अब नॉर्मल थी। खैर, उसमें इम्पैक्ट हमने दिए थे, काफी मेहनत तो की गई है, लेकिन जिस तरह का ये सानिया बन गया है, इतनी शदीद बारिशें। खान साहब, आगे के लिए बता दें, अगले हफ्ते अगले 10 दिन में बारिशों के हवाले से क्या बता सकते हैं आप? यही जो सीजन है ये परसिस्ट करेगा या कुछ कमी आ सकती है इसकी इंटेंसिटी में? जी, कमी आने वाले दिनों में है, थोड़ा सा ये रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जहां पर एक बड़ा फिक्सचर, एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। और यकीनन हमेशा ही हाइप जो होती है वो इस मुकाबले की बहुत क्रिएट हो जाती है और फैंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसी हवाले से हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद होंगे। मोहसिन, क्या बताया जा रहा है टीम के हवाले से? जो लाइनअप है वो क्या होगा, और शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेल रहे, ये लॉस कितना बड़ा है, कैसे एनालाइज किया जा रहा है इसको? क्या इम्कानात है मैच के हवाले से? जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी का जो लॉस है, जैसे आपने कहा है कि ये बड़ा मैसिव लॉस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक शाहीन शाह अफरीदी हैं जिनके काफी सारे मैच अंडर इस बेल्ट। और लास्ट टाइम में अगर आप लोगों को याद हो, वर्ल्ड T20 में जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने आए थे, सेम वेन्यू था, तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहली तीनों विकेटें जो इनकी बड़ी विकेट्स थी, पहले रोहित शर्मा, फिर KL राहुल और बाद में विराट कोहली की जो विकेट ली थी, जिससे इंडियन बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी थी। ठीक है, इस दफा उनका भी बुमराह नहीं है, लेकिन इंडियन टीम एक तो इस दफा फुली प्रिपेयर्ड है। पिछली दफा वो हमें हल्के में ले गए, इस दफा जाहिर बात है वो तैयार है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मिडिल ऑर्डर है, स्पेशली आफ्टर हफीज और शोएब मलिक, ये बड़ा मेजर कंसर्न होगा। क्या हैदर अली होंगे, क्या खुशदिल शाह होंगे, क्या इफ्तिखार होंगे, फखर का क्या रोल होगा, आसिफ का क्या होगा, और सबसे बढ़कर एज ए कैप्टन अभी तक बाबर आजम के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, जो एक लीडर को अपनी टीम को लड़ाना होना चाहिए, वो ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा बाबर आजम का यहाँ। बिल्कुल मोहसिन, और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो विराट कोहली की जो एक बैड फॉर्म है वो कंटिन्यू रह रही है और काफ़ी साल गुजर चुके हैं सेंचुरी स्कोर किए हुए भी वनडेज़ में उनको। तो विराट कोहली के लिए जो सेटबैक है उस पर उनको कमबैक करने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा। तो क्या कहा जा रहा है, अगर कोहली क्लिक नहीं करते तो फिर इंडिया किस पे रिलाई करे एशिया कप में? अच्छा, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। मैं कुछ दोस्तों के लिए है जो पाकिस्तान इंडिया की जो राइवलरी है उसे हमेशा जो है वो पता नहीं किस लेवल पे ले जाते हैं। कल ही विराट कोहली और बाबर आजम की मुलाकात हुई और बड़ा ही कॉर्डियल एनवायरनमेंट में हुई है। इससे पहले मैं बताता चलूं अपने नाजरीन को कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी, उससे पहले ओलंपिक्स में भी, मतलब ये ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड बड़ा फर्क होता है। विराट कोहली, जैसे आपने कहा है, विराट कोहली की फॉर्म बिल्कुल बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन आखिरी मैच जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ है उसमें विराट कोहली ही ने जो 154 में 57 रन विराट कोहली के थे। लेकिन इस दफा जो बुनियादी फर्क आया वो सूर्य कुमार यादव जो है वो उस वक्त पहली दफा खेला, इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 2 है। ICC की जो T20 रैंकिंग्स है, बाबर आजम के बिल्कुल नेक के नेक उसका मुकाबला चल रहा है। KL राहुल है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, स्काई है, इसके अलावा ऋषभ पंत है, हार्दिक पांड्या है, रविंद्र जडेजा है। देखिए, इनका एक बिल्कुल सेटल्ड यूनिट है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान आप देखें, इफ्तिखार इन आउट, खुशदिल शाह उस तरह कर नहीं रहा, आसिफ इन आउट,
हैदर अली बहुत अरसे के बाद कम बैक कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो बड़ा मैच होता है उसका प्रेशर भी बड़ा है। पाकिस्तान इंडिया, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है कि जब पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं, जो भी उस रात को बैट से या बॉल से परफॉर्म कर गया। मोहसिन, जो वर्ल्ड कप के मैच की अगर हम बात करें, 10 विकेटों की जो जीत थी पाकिस्तान की, वो जो मोमेंटम है उसको अगर पाकिस्तानी टीम कैरी करती है, यकीनन फिर डोमिनेट करने का जो चांस है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से बड़े मुकाबलों में चाहे वो आईसीसी इवेंट्स हों तो हिंदुस्तान जो है वो बरतरी हासिल करता आया, लेकिन इस मरतबा जो स्टोरी है वो मुख्तलिफ है कॉन्फिडेंस की अगर बात करें तो। देखिए, आई एम सॉरी, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ इस पे कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जो है, और पाकिस्तान क्योंकि जीता, देखें जीता जरूर है, लेकिन ये याद रखें कि पहली दफा ऐसा हुआ है 12-13 आईसीसी के इवेंट्स में, वर्ल्ड कप्स की बात कर रहा हूँ, चाहे 50 ओवर है या T20 है, ये पहली दफा ऐसा हुआ था। पिछली दफा जो आप बात कर रहे हैं, यही वेन्यू था, और कल मैं इंशाल्लाह वहीं हूँगा। कैपिटल टीवी के लिए मैं जा रहा हूँ कवर करने पूरा एशिया कप, वहां से मैं ज्यादा बेहतर। देखिए, पिछली दफा जो टॉस था उसकी बड़ी अहमियत थी, क्योंकि यूएई में नॉर्मली जो है ये अक्टूबर नवंबर जो है, इन महीनों में ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। जो अगस्त चल रहा है और जो सितंबर है, इसमें हीट होती है। हीट में आपको पता है ड्यू फैक्टर इतना कारगर नहीं होता, टॉस इतना नहीं। और फिर जो सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उसको हारिस रऊफ या नसीम शाह या वसीम जूनियर या शाहनवाज धानी, या जो इन्होंने हसनैन को ऐड किया था, कि हसनैन अभी आपको पता है पाबंदी से वापस आया, सिर्फ 100 खेल रहा था इंग्लैंड में। 100 यानी एक लीग खेलना और एक मुल्क के लिए खेलना, और फिर इतना बड़ा प्रेशर मैच में आप उतरना। मैं जाती तौर पे समझता हूँ नसीम, हारिस रऊफ और वसीम जूनियर जो हैं, ये तीन आपके जो बॉलर हैं वो फास्ट बॉलर उतरेंगे। नवाज और शादाब जो हैं वो हमारा स्पिन को करेंगे। बैटिंग में मुझे लगता है बाबर, रिजवान, फखर जमान, इसके अलावा आसिफ अली होंगे, खुशदिल शाह होंगे। अब क्या ये ऑफ स्पिन का एडवांटेज लेने के लिए इफ्तिखार को लेके जाते हैं या ये हैदर अली के साथ जाते हैं? मेरा जाती ख्याल ये है, ये आपको पता चल, कल मैं ज्यादा अपडेट आपको कर दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान की एक ट्रेडिशन है, हम जब जीतने पे आते हैं अनप्रेडिक्टेबल हैं, जब हम जीतने पे आते हैं किसी भी टीम को आउट क्लास करते हैं, और जब हम हारने पे आते हैं। ठीक है मोहसिन, आप साथ मौजूद रहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब द शो, आप बताइएगा जो पाकिस्तान और भारत का मैच होने जा रहा है इतवार को, कितनी हाइप होती है इस मैच की? यकीनन वो तो सब शायकीन जो हैं वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन इस तरह के प्रेशर गेम्स में क्या लगता है आपको, यूएई में अगर ये मैच हो रहा है, पाकिस्तान को एडवांटेज है? ग्राउंड्स की वजह से काफ़ी क्रिकेट खेल चुका है पाकिस्तान वहाँ पे। जी नहीं, इसको तो मैं एडवांटेज नहीं समझता, क्योंकि अगर हम वहाँ क्रिकेट खेलते हैं तो इंडिया के भी मामला वहाँ पे काफ़ी दोस्ताना है, और उन ग्राउंडों से वो अच्छी तरह इतना है। फिर आपको याद है किसी ज़माने में वो शारजा का कप होता था, फिर दुबई में भी क्रिकेट होती, तो मेरा ख्याल है दोनों टीमें जो है ना, उन जो माहौल है उसको अच्छी तरह समझती हैं। और फिर कोई दुबई की जो विकेटें हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की विकेटों से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, तो ये तो चीज़ दोनों टीमों के लिए बराबर की होगी। असल बात यह है कि ये जो कि प्रेशर का मैच है, उसमें कौन सी टीम जो है वो अपने हवास को काबू में रखेगी, बड़ी अहम बात है। पिछला मैच जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का टाकरा हुआ था वो बहुत ज्यादा गलगला था उधर के, हिंदुस्तान का मुकाबला कर ही नहीं सकता पाकिस्तान, और हालांकि वो इतने ज्यादा वो हवाओं में उड़ रहे थे और एतमाद इतना ज्यादा था जिसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसी की वो मार खा गए और वो मैच हार गए। हालांकि आमतौर पर पाकिस्तान जो है बैनुल अक़वामी मैचों में नहीं जीता कभी हिंदुस्तान से, अक्सर वो जीत जाते हैं। तो इसलिए अहम बात यह है कि कौन सी टीम, कौन से खिलाड़ी अपने हवास को काबू में रखते हैं, अपनी सलाहियत के हिसाब से खेलते हैं। उससे देखा जाए तो फिर पाकिस्तान को जीतने में ज्यादा दुश्वारी नहीं पेश आनी चाहिए। लेकिन एक और बहुत अहम मामला है कि शाहीन अफरीदी जो कि हमारा स्टार बॉलर है, वो उसकी फिटनेस का मसला हो चुका है, वो हमें एक खासा नुकसान होगा। अगरचे वो भी कह रहे हैं कि जी वो बुमराह के ना खेलने से ये होगा या उसके फलां के ना खेलने से ये होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि
शाहीन अफरीदी का अच्छा खासा नुकसान। तो खालिद साहब, फिर पेस अटैक को कैसे देख रहे हैं? अगर हसनैन की या फिर हारिस रऊफ की बात कर ली जाए, नसीम शाह की बात कर ली जाए, तो किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पड़ेगी शाहीन की एब्सेंस में, और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी सकता है ये? देखिए, पेस अटैक जो है दुबई में बहुत ही कोई गैर मामूली सलाहियतों का तेज बॉलर हो तो वो कामयाबी उसको ज्यादा मिलती है। गैर मामूली सलाहियतों से बड़ा कि वहाँ पे वो पुराने बॉल को भी अच्छा इस्तेमाल कर सके, नए गेंद को भी स्विंग वगैरह कर सके। तो वरना दुबई में कोई इतनी ज्यादा नहीं होता कि जैसे ही नया बॉल लगा खिलाड़ी परेशान हो जाएंगे, तो खेला जा सकता है। इस लिहाज से देखा जाए फिर विकेट कैसी है ये भी देखने से पता चलेगा, क्योंकि कई दफा विकेट जो है वो कुछ क्रैक कर चुकी होती है, फिर उसमें टर्न होने लगता है, फिर स्पिनर्स का दाव चल जाता है। बिल्कुल खालिद साहब, हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि जो टॉस था वो इतना बड़ा फैक्टर बन गया कि टॉस पे ही डिसीजन हो रहे थे कि मैच जीतेगा कौन, और उसकी जो परसेंटेज थी विनिंग की वो टॉस पे डिसाइड होना शुरू हो गई। तो आपको लगता है कि अब भी जिस तरह से पहले हम बात कर रहे थे कि ड्यू फैक्टर होता है अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में, तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि जो टॉस जीतेगा उसको एडवांटेज भी ज़्यादा होगा? देखिए, अगर ड्यू फैक्टर होता है वो तो होता है ना, फिर मगर जिस टीम को ड्यू फैक्टर है, गेंद गीली हो रही है और जिस टीम को बाद में बॉलिंग करनी पड़ेगी, तो उसके जब बॉलर्स को भी मुश्किल पेश आएगी, गेंद को पकड़ने मुश्किल पेश आएगी, गेंद गीला हो जाएगा, तो फिर जो एक नेचुरल होता है स्विंग वगैरह वो भी बात खत्म हो जाएगी। तो ड्यू फैक्टर तो होता है। अब यहाँ पे मौसम उस वक्त कैसा होगा, कितना ड्यू फैक्टर होगा, तो ये बड़ी अहम चीज है। मुझे नहीं पता कि टाइमिंग्स क्या होंगे, क्या ये होगा कि एक टीम जो है बिल्कुल दिन के वक्त अपनी बारी ले ले, दूसरी को ड्यू के होते हुए बॉलिंग करनी पड़े, तो वो बहुत फर्क पड़ेगा, इस दफा भी फर्क पड़ेगा। खालिद साहब, जो 11 है उसको कैसे देख रहे हैं? सिलेक्शन की अगर बात करें तो इमाद वसीम साहब का भी पहले डिबेट हो रही थी कि उनको क्यों लेफ्ट आउट कर दिया। आपको लगता है कि शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द 11? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा कि इस वक्त इमाद वसीम की फॉर्म कैसी है। असल में ये अहम जो किरदार अदा करते हैं, वो चाहे T20 क्रिकेट हो, चाहे 50 ओवरों की क्रिकेट हो, उसमें स्पेशलिस्ट का बहुत ज्यादा अच्छा रोल होता है। सवाल इसके कि बड़े गैर मामूली सलाहियतों के कोई ऑलराउंडर हो, जैसे हमारे पास वसीम अकरम होते थे, इमरान खान भी होते थे, तो वो तो फिर एक फैक्टर बन जाता है। लेकिन इमरान वसीम को मैं उस जुमरे में नहीं कर कि वो किसी। ठीक है, खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली भी अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अब इंतज़ार है संडे के मैच का, और तमाम शायकीन की जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच पर मरकूज़ हैं। देखना यह है कि कौन उस दिन डोमिनेट करता है। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।